हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साइको। लास्ट क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था बायोलॉजी के सिलेबस में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर हम बात करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम, इसको हम जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम का बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करेगा, जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारी बॉडी से उसको यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। साथ में ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी का होमोस्टेसिस है उसको मेंटेन करने का काम करेगा। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें कुछ मेजर ऑर्गन जैसे कि किडनी, ब्लैडर, यूरेटर, यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है और साथ में इसमें क्या होता है, नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा या फिर ब्लड को फिल्टर करेगा और उसको जितना भी वेस्ट होगा उसको यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प कर देगा, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन कर देगा। अब यूरिन के थ्रू क्या होगा, जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो लंग्स भी क्या करता है, CO2 को रिमूव करेगा, एक्सक्रीट आउट करेगा। स्किन भी क्या करता है, स्वेटिंग को रिमूव करने का काम करता है। और लिवर की बात करें तो जितने भी टॉक्सिन है उनको प्रोसेसिंग करके बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ये क्या करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। अब हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उनके कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे जो मेजर ऑर्गन होता है यूरिनरी सिस्टम का वो होता है किडनी, जो कि एक पेयर में प्रेजेंट होगी। ठीक है, फिर यूरेटर, वो भी पेयर में प्रेजेंट होंगे। ब्लैडर क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल होगा और उसके बाद यूरेथ्रा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं, इन ऑर्गन को डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हम किडनी की बात करें तो किडनी का एक मेजर ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और उसके शेप की बात करें तो ये कैसी होती है, बीन शेप की और नंबर में 2 होगी। ठीक है, लेफ्ट और राइट किडनी। और अगर हम किडनी की बात करें तो ये एब्डोमिनल कैविटी में या फिर हम बोल सकते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम है उनके दोनों साइड में प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके साइड में प्रेजेंट होती है साथ में, या फिर हम बोल सकते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। अब किडनी की बात करें तो जो हमारी राइट किडनी होती है वो क्या होती है, स्लाइटर लोअर होती है देन द लेफ्ट किडनी। और अगर हम किडनी की लेंथ की बात करें तो कितनी लंबी होगी, 10 to 12 सेंटीमीटर। वाइड की बात करें तो ये 5 to 7 सेंटीमीटर वाइड होगी। और इसकी वेट की बात करें तो 125 से 170 ग्राम की एक किडनी होती है। और किडनी की फंक्शनल यूनिट की बात करें तो नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं, किडनी की फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, जो क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करेगी और यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अभी हम नेफ्रॉन को भी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी की लेयर की। ठीक है, अब किडनी की कवरिंग की बात करें तो किडनी में 2 तरह के टिश्यू या फिर 2 तरह की कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं मेडुला और कॉर्टेक्स। अब अगर हम सबसे पहली कवरिंग की बात करें तो कौन सी होती है, कॉर्टेक्स, जिसको हम आउटर कवरिंग बोलते हैं। ये क्या होगी, फाइब्रस होगी और लाइट कलर की होगी। वहीं मेडुला की बात करें तो इसको हमने क्या बोला, इनर कवरिंग, और ये क्या होगी, डार्क कलर की होगी। और अगर हम मेडुला की बात करें तो मेडुला क्या है, एक ट्रायंगुलर एरिया या फिर रीनल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड। यानी कि जो मेडुला है वो किससे मिलकर बनी, रीनल टिश्यू से। और वो रीनल टिश्यू क्या करते हैं, या फिर वो जो ट्रायंगुलर एरिया होता है रीनल टिश्यू को, वो रीनल पिरामिड बनाते हैं। इसलिए हमने मेडुलरी जो लेयर है उसको रीनल पिरामिड भी बोल देते हैं। अब जो ये रीनल पिरामिड का एपेक्स होता है इसको हम पेपिलाई बोलते हैं। और ये पेपिलाई क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं माइनर कैलिक्स में। ठीक है, यानी कि मेडुला किस में कन्वर्ट हो गई, रीनल टिश्यू के थ्रू रीनल पिरामिड में। और वो रीनल पिरामिड में क्या होता है, पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं उनके एपेक्स में, पेपिलाई। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जो पिरामिड होता है उनके एपेक्स को हमने क्या बोला, पेपिलाई। अब वो पेपिलाई किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, माइनर कैलिक्स में। ठीक है, और उसके बाद माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में। ठीक है, तो अगर किडनी की कवरिंग की बात करें तो कितनी कवरिंग है, 2, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स को हमने आउटर कवरिंग बोला और मेडुला को इनर कवरिंग। एक बार डायग्राम में भी देखते हैं। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो आउटर वाली कवरिंग है इसको हमने बोला कॉर्टेक्स, फिर जो इनर वाली कवरिंग है इसको हमने बोला मेडुला। ठीक है, फिर उसी के बाद यहाँ पे प्रेजेंट है ये रीनल पिरामिड और ये रीनल पेपिलाई। तो ये इस पे कनेक्ट हो रहा है और इस वाले पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, माइनर कैलिक्स। और जो ये ब्रांचेस वाले हैं, ये वाले जो दिख रहे हैं आपको, इसको हम बोलते हैं मेजर कैलिक्स, क्योंकि जो ये मेजर कैलिक्स होते हैं ये बाद में जाके छोटे छोटे माइनर कैलिक्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये तो थे कवरिंग ऑफ किडनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। तो किडनी का काम क्या होता है, एक तो ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन के फॉर्मेशन में, साथ में ये क्या करता है, जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट हो गया लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करेगा। साथ में हमारी बॉडी के जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट है उसको मेंटेन या फिर रेगुलेट करने का काम करेगा।
और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, साथ में जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको भी मेंटेन करेगा। यानी कि अगर ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है या फिर बेस ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, अल्कलाइन या एसिडिक नेचर हो रहा है, उसको बैलेंस भी करता है ये, ठीक है, जिससे कि एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन ना आए। साथ में ये क्या करता है, कुछ हार्मोन किडनी क्या करते हैं, इरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करते हैं, सिक्रीट करती है, और ये इरिथ्रोपोइटिन क्या करते हैं, आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। साथ में ये क्या करते हैं, जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम करेंगे, क्योंकि जो किडनी है वो क्या करते हैं, इरिथ्रोपोइटिन और साथ में रेनिन, दो हार्मोन रिलीज करती है, सिक्रीट करती है। इरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, और रेनिन क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ। नेक्स्ट ऑर्गन है यूरेटर, जिसको हम मूत्रवाहिनी भी बोलते हैं। अब यूरेटर की बात करें तो ये क्या होता है, एक थिन मस्कुलर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, और जो मेनली क्या करते हैं, यूरिन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। यानी कि किडनी ने जो भी वेस्ट को फिल्टर, ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट बनाया है, यूरिन बनाया, उसको कहाँ पे भेज देगा, ये यूरिनरी ब्लैडर के पास। तो ये क्या है, एक तरह से कनेक्शन पाइप है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में। अब अगर हम यूरेटर की लेंथ की बात करें तो कितनी लंबा होगा, ये 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते रहते हैं, जिसके थ्रू क्या है, यूरिन मूव करता है किडनी से ब्लैडर की तरफ। अब यूरेटर की बात करें तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन या फिर कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी, यानी कि किडनी से यूरिन को कैरी करेगा और कहाँ पे ले जाएगा, ब्लैडर के पास। अब इसमें क्या होता है, कुछ स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिन के बैक फ्लो नहीं होने देते हैं। यानी कि ये क्या करेगा, जितना भी यूरिन होगा उसको यूरिनरी ब्लैडर के पास ही लेकर जाएगा, वापस किडनी के पास नहीं लेकर जाएगा, यानी कि बैक फ्लो नहीं हो पाएगा इसके कारण। अब नेक्स्ट ऑर्गन की बात करें तो नेक्स्ट ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो ये क्या होता है, हॉलो, हॉलो मतलब एक खाली, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, क्योंकि ये क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, यूरिन को स्टोर करने का काम करता है, टेम्पररी स्टोर करेगा यूरिन को। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 400 to 600 ml, यानी कि एक ब्लैडर 400 से 600 ml यूरिन को होल्ड कर सकता है। अब यूरिनरी ब्लैडर की जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, उसमें क्या होता है, कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और वही रिसेप्टर क्या करते हैं, सिग्नल देते रहते हैं यूरिनेशन के लिए या फिर अर्ज टू यूरिनेट, कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो है फुल हो गया है और हमें क्या है, यूरिनेट करना है, यूरिन को पास करना है। वो किसकी वजह से होगा, कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी इनर लाइनिंग में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं जो कंटिन्यूस सिग्नल देते रहते हैं यूरिनेशन के लिए या फिर यूरिनेट करने के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। सबसे पहले फंक्शन की बात करें तो ये क्या कर रहा है, यूरिन को स्टोर करने का काम कर रहा है अंटिल द वॉलेंट्री यूरिनेशन अकर। हमारी एक, हर किसी की यूरिन को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, तो ये उसको यूरिन को स्टोर भी करेगा और वॉलेंट्री कंट्रोल में भी हेल्प करेगा। फिर दूसरा चीज क्या है, कंट्रोल यूरिन रिलीज थ्रू द स्पिंचर मसल, यानी कि ये क्या कर रहा है, स्पिंचर मसल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं जो यूरिन को रिलीज करने के लिए, ठीक है, या फिर यूरिन को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑर्गन। नेक्स्ट ऑर्गन है यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा की बात करें तो यूरिथ्रा क्या होता है, एक नैरो ट्यूब होती है जो क्या करती है, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से लेकर बॉडी से बाहर निकालने का काम करेगी, बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट करेगी। अब अगर हम मेल यूरिथ्रा की बात करें तो मेल यूरिथ्रा की जो साइज होती है वो क्या होती है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये यूरिन के साथ साथ क्या करता है, जो सीमन होता है उसको भी कैरी करता है, क्योंकि जो मेल यूरिथ्रा है वो क्या पेनिस के थ्रू होकर आता है, इसलिए उसका जो साइज है वो भी ज्यादा रहता है, यानी कि वो फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा लॉन्ग होगा। वहीं अगर फीमेल यूरिथ्रा की बात करें तो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, तभी फीमेल को क्या होता है, यूटीआई के ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू मेल। तो अगर हम मेल यूरिथ्रा की बात करें तो मेल यूरिथ्रा के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला हो गया प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ठीक है, सेकेंड पार्ट हो गया मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा, और थर्ड पार्ट हो गया पेनाइल यूरिथ्रा। तो अगर हम मेल यूरिथ्रा की बात करें तो उसके भी कितने पार्ट है, 3। पहला प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, दूसरा मेम्ब्रेनियस और तीसरा है पेनिस। अब प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा की बात करें तो वो प्रोस्टेट और पिनियल ग्लैंड के बीच में प्रेजेंट होगा, और लास्ट बात करें तो पेनिस के एंड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम फंक्शन ऑफ यूरिथ्रा, तो यूरिथ्रा का फंक्शन क्या है कि बॉडी से जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे यूरिन को लेकर आएगी और बॉडी से बाहर निकाल देगी, यानी कि यूरिन एलिमिनेशन में हेल्प करेगा यूरिथ्रा। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर।
किडनी के, जो कि क्या है नेफ्रॉन। या हम बोल सकते हैं ये क्या है, किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी है। देखो किडनी की जब हम बात करते हो, किडनी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला है मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जिसमें कवरिंग आ जाती है, और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जिसमें नेफ्रॉन आ जाता है। तो अभी हमने कवरिंग तो ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, जो क्या था, मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर था किडनी का। अब हम बात करते हैं किडनी के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की, जो क्या है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी का, जो क्या करते हैं, ब्लड के फिल्ट्रेशन में और साथ में यूरिन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि अगर किडनी में नेफ्रॉन ना हो तो ब्लड का फिल्ट्रेशन भी नहीं होगा, ना ही यूरिन का फॉर्मेशन होगा। अब अगर हम किडनी की बात करें तो एक किडनी में 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, या हम बोल सकते हैं 10 to 20 लाख नेफ्रॉन ईच किडनी में प्रेजेंट होगी। अब अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, हम डायग्राम में देखते हैं। तो अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने बोला कि दो पार्ट होता है, ठीक है। पहला इसमें हो गया माल्फिंजन कैप्सूल और दूसरा हो गया रीनल टिब्यूल्स, ठीक है। अब रीनल टिब्यूल्स की बात करें तो इसमें हमारे डीसीटी जैसे डिस्टल प्रोक्सिलेटेड टिब्यूल्स, लूप ऑफ हैनले, अभी हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तो मेनली क्या होता है, जो नेफ्रॉन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, पहला माल्फिंजन कैप्सूल और दूसरा हो गया रीनल टिब्यूल्स। तो हम वन बाय वन देखते हैं। तो जो नेफ्रॉन होता है उसके फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं मालफिजियन बॉडी, या फिर उसको हम रीनल कैप्सूल भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस मालफिजियन बॉडी की बात करें तो ये नेफ्रॉन की एक फिल्ट्रेशन यूनिट है, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें भी हमारे दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं। जो रीनल कैप्सूल होते हैं उसके भी दो पार्ट होते हैं, पहला है ग्लोमेरुलस और दूसरा है बुमन कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस क्या होते हैं, जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसमें छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरी प्रेजेंट होती है, जो ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इन्हीं छोटी छोटी कैपिलरीज के कारण क्या होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, जो बुमन कैप्सूल होता है उसके चारों तरफ प्रेजेंट। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, बुमन कैप्सूल, और इसके अंदर ये छोटी छोटी कैपिलरीज है। इसी के कारण क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन है वो हो पाता है। अब जो ये ग्लोमेरुलस होता है, ये क्या करते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट उसमें हेल्प करते हैं। यानी कि ये क्या करेंगे, जो फिल्ट्रेशन रेट है उसको मेंटेन करने का काम करेंगे। अगर क्या है वो फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन ना हो तो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन अराइज हो सकती है। वहीं अगर हम बुमन कैप्सूल की बात करें तो आपने वहाँ डायग्राम में देखा था, एक कप जैसा स्ट्रक्चर था जिसके अंदर ग्लोमेरुलस है वो इकट्ठा हो रखे थे। वो जो नेटवर्क है कैपिलरीज का वो इकट्ठा हो रखे थे, और इसका काम क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाना, या फिर हम बोल सकते हैं जो फिल्टर फ्लूइड है उसको कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद उसको आगे रीनल टिब्यूल के पास करना, ठीक है। अब बात करते हैं नेफ्रॉन इसके सेकंड स्ट्रक्चर या सेकंड पार्ट की, जो क्या था, रीनल टिब्यूल। पहला पार्ट क्या था, मालफिजियन बॉडी या फिर रीनल कैप्सूल। अब उसमें भी दो स्ट्रक्चर थे, ठीक है, एक तो हमारा ग्लोमेरुलस और दूसरा बुमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या था, कैपिलरीज का एक नेटवर्क था जो कहाँ पे फिट हो रहा था, बुमन कैप्सूल में। अब बुमन कैप्सूल क्या कर रहा था, फिल्ट्रेशन करने में हेल्प कर रहा था, जो ब्लड था या फिर जो यूरिन फिल्टर करके पास किया उसको कलेक्ट करने का काम कर रहा था। कलेक्ट करने के बाद उसको कौन रिसीव करेगा, रीनल टिब्यूल्स। अब रीनल टिब्यूल्स के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, और ये क्या करता है, वो जो यूरिन फिल्टर हुआ है उसको प्रोसीड करता है, यानी कि उसमें जो भी न्यूट्रेंट बचा है उसको दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन करने का काम करेंगे। तो रीनल टिब्यूल्स के मेनली चार पार्ट होते हैं, जिसमें पहला है पीसीटी, दूसरा है डीसीटी, फिर है हमारा सीटी, कलेक्टिव टिब्यूल्स, और लूप ऑफ हैनले। अब सबसे पहले पीसीटी की बात करें, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। तो ये क्या होता है, रीनल टिब्यूल्स का जो ड्यूनल ट्यूब है, अभी हम डायग्राम में भी देख लेंगे एक बार। तो जो रीनल टिब्यूल है उसका फर्स्ट पार्ट होता है, और ये क्या करता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, इनका रीएब्जॉर्प्शन करेगा। यानी कि जो यूरिन है उसमें भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, उनका रीअब्जॉर्प्शन करेगा। तो पीसीटी क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड और वाटर का। उसके बाद वो किसको पास हो जाता है, जो भी यूरिन रहता है वो पीसीटी से किसके पास होगा, उसके बाद वो पास हो जाएगा लूप ऑफ हैनले को, ठीक है। जो लूप ऑफ हैनले होता है उसका भी डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या होता है, जो वाटर है और या फिर जो भी सॉल्ट है यूरिन में उसको रीएब्जॉर्ब करना, ठीक है। जो ये कंसंट्रेटेड यूरिन हो रखा है उसमें से क्या करता है, वाटर और सॉल्ट को रीएब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद वो पास कर देगा डीसीटी के पास, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल क्या करेगा, जो आयन है उसमें सोडियम, पोटेशियम या फिर जो यूरिन का पीएच है उसको मेंटेन करने का काम करेगा। साथ में ये क्या करता है, जो डीसीटी है
ये आयन को बैलेंस करने का भी काम करेगा एल्डोस्टेरोन की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एल्डोस्टेरोन भी प्रेजेंट होता है। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, जो भी आयन है उसके बैलेंस में हेल्प करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके बैलेंस में हेल्प करेगा। उसके बाद डीसीटी से जो यूरिन होता है वो किसके पास जाता है, सीटी यानी कि कलेक्टिव टिब्यूल्स के पास। अब जो कलेक्टिव टिब्यूल्स होता है, जितने भी नेफ्रॉन होते हैं वो सारे आके कॉमनली किस में ओपन होंगे, कलेक्टिव डक्ट में या फिर कलेक्टिव टिब्यूल्स में। और यहाँ पे क्या होता है, फाइनली जो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है वो प्रेजेंट होता है। और किसके थ्रू कंट्रोल, लेकिन ये किसके थ्रू कंट्रोल होगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन, यानी कि जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो कहाँ पे वर्क करता है, जो कलेक्टिव टिब्यूल है। और यहीं से यूरिन, उसके बाद क्या होता है, यूरिन का जो एंड प्रोडक्ट है वो बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने क्या बोला था, नेफ्रॉन के दो पार्ट है, पहला है रीनल टिब्यूल और दूसरा है रीनल कैप्सूल, ठीक है, या फिर माल्फिजन बॉडी। अब माल्फिजन बॉडी में दो पार्ट थे, ग्लोमेरुलस और बुमन कैप्सूल। अब बुमन कैप्सूल आप देख सकते हो कप जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें क्या है, बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या बोला, ग्लोमेरुलस। उसके बाद हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा किडनी का सेकेंड पार्ट है, जिसको हमने बोला रीनल टिब्यूल्स, ठीक है। और रीनल टिब्यूल्स के भी चार पार्ट थे, यहाँ से यूरिन आया सबसे पहले पीसीटी के बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। उसके बाद ये वाला जो दिख रहा है ये क्या है, लूप ऑफ हैनले, असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले के पास गया। उसके बाद ये किसके पास आया, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और उसके बाद लास्ट में कहाँ पे जाता है, ये सीटी के पास, यानी कि जो कलेक्टिव टिब्यूल्स है उसके पास जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर या फिर हम बोल सकते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की। जो नेफ्रॉन है उसका बॉडी में क्या फंक्शन होगा, तो सबसे पहला फंक्शन है फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, क्योंकि उसमें ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा। और अगर हम बात करें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट की, तो कितना होता है, 125 ml पर मिनट, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं 180 ml पर मिनट, ठीक है, बोथ किडनी का। साथ में जो फिल्ट्रेशन, ये ब्लड प्लाज्मा को भी फिल्टर करने का काम करेगा, जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बाहर निकालने का काम करेगा। सेकेंड काम है रीएब्जॉर्प्शन। तो आपने देखा था जब हमने जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हैनले, ये क्या करते हैं, किसी ना किसी सब्सटेंस का रीएब्जॉर्प्शन कर रहे थे, जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड का रीएब्जॉर्प्शन कौन कर रहा था, पीसीटी, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या करते हैं, ये सिक्रीशन भी करते हैं, क्योंकि जो डीसीटी है वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा आयन है उनको सिक्रीट करने का काम करेगा। साथ में जो नेफ्रॉन होते हैं वो इरिथ्रोपोइटिन और रेनिन को सिक्रीट करने का काम करेंगे। साथ में यूरिन फॉर्मेशन का भी काम करते हैं नेफ्रॉन उसके कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। तो नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन क्या कर रहे हैं, एक तो नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करे, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। साथ में ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं। विद द हार्मोन हमने देखा था ना, रेनिन रिलीज किया था, ठीक है। और रेनिन क्या कर रहा था, ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम कर रहा था। साथ में ये क्या कर रहे हैं, जो एसिड बेस बैलेंस है उसको भी मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूरिन के फॉर्मेशन की, कि जो यूरिन है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर हम यूरिन के कलर की बात करें तो कैसा होगा, पेल येलो या फिर एम्बर कलर होता है ड्यू टू यूरोबिलिनोजन, ठीक है, क्योंकि जो ये यूरोबिलिनोजन होता है यही क्या करता है, यूरिन को कलर प्रोवाइड करता है। वहीं अगर यूरिन के पीएच की बात करें तो कितना होगा, 4.5 से 8, जो कि स्लाइडली एसिडिक होगा। अमाउंट की बात करें तो 1 to 1.5 लीटर पर डे यूरिन प्रोड्यूस होता है। अब वहीं अगर हम बात करें कि यूरिन का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, तो यूरिन का फॉर्मेशन मेनली 3 प्रोसेस या फिर 3 स्टेप होते हैं यूरिन के फॉर्मेशन में। पहला है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, हमने वहाँ पे डायग्राम में भी पढ़ा था कि जो ग्लोमेरुलस है वो क्या कर रहे हैं, फिल्टर करने का काम कर रहे हैं, ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है। फिर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, जो ट्यूब्स थे, इतने सारे ट्यूब्यूल्स थे, डीसीटी, पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, वो क्या कर रहे थे, सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब कर रहे थे। और लास्ट में क्या हो रहा था, जो कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स था वो क्या कर रहा था, ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि वो जो अनवांटेड सब्सटेंस है या फिर जो यूरिन है उसको बॉडी से बाहर करने का काम कर रहा है। तो यूरिन के फॉर्मेशन में 3 स्टेप होता है, पहला है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब बात करते हैं हम आज के क्लास के लास्ट टॉपिक की, जो क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं डिसऑर्डर के साथ। तो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि यूरिनरी सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर भी होते हैं, जैसे कि किडनी स्टोन, ठीक है। किडनी स्टोन क्यों होगा, या तो कैल्शियम या फिर जो यूरिक एसिड है वो डिपॉजिट होता जाएगा किडनी में, जिसके कारण किडनी स्टोन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यूरीमिया, अगर क्या है यूरिन में एक्सेसिव यूरिया प्रेजेंट हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूरीमिया। नेक्स्ट है नेफ्राइटिस, यानी कि जो नेफ्रॉन है, ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, नेफ्राइटिस, या फिर अगर किडनी में भी बोल सकते हैं क्योंकि उसी की स्ट्रक्चरल यूनिट है नेफ्रॉन, ठीक है। तो या तो किडनी में इन्फ्लामेशन होगा या फिर नेफ्रॉन में। फिर नेक्स्ट है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है कि
जो यूरिनेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी कि यूरिन का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम बोल रहे हैं पॉलीयूरिया। और ओलिगोयूरिया का मतलब क्या है कि जो यूरिनेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। साथ में एक और होता है हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, मेनली बच्चों में प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होगा, बच्चों में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। साथ में प्रोटीन यूरिया है, उसमें क्या होता है, जो यूरिन है उसके थ्रू प्रोटीन बहुत ज़्यादा बाहर आता जाता है, जिसके कारण जो बच्चे होते हैं उसमें स्पिटिंग एडिमा या फिर स्वेलिंग हो जाती है पूरी बॉडी में, साथ में उनका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और साथ में एक प्रोसीजर होता है डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब क्या होता है, अगर किसी पेशेंट की किडनी फेल हो गई है, ठीक है, एक्यूट है, उसको क्रॉनिक किडनी फेलियर हो गया है, तो हम क्या करते हैं, उनके ब्लड को आर्टिफिशियल डायलाइजर क्या होता है, एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम उनके ब्लड को फिल्टर करते हैं और उसके बाद फिर से उनकी बॉडी में उस ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।